वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 2012 से लेकर के 2021 तक की जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरीके से उनके आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है बाकी सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जो है चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। यहाँ से 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। सीबीएसई ने बेटा इस क्वेश्चन को 2011, 14, 15, 17 और 20 में पूछा है और साथ ही ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए प्लस का 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी माइनस का 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन सी प्लस का 0.2 डायोप्टर एंड ऑप्शन डी माइनस का 0.2 डायोप्टर। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो 2 मीटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो उसको नहीं देख पा रहा है। तो जनरली ये जो पर्सन है बेटा ये मायोपिया से सफ़र कर रहा है। इसको पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली विजिबल हैं लेकिन ये दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। तो इसकी करेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है ये हमेशा आपकी नेगेटिव होती है। अब यहाँ से आप लोग देखो, क्योंकि ये जो पर्सन है आपका ये मायोपिया से सफ़र कर रहा है तो इसके लिए जो आपका फार पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका v की वैल्यू है ये हमको गिवन है 2 मीटर तो ये आपका माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो आप लोग यहाँ से देखिए v की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/∞ इक्वल्स टू 1/f। तो देखिए ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो हमारे पास 1/f इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 1/2। तो देखिए फोकल लेंथ हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2 मीटर आ गया। और यहाँ से हमको क्या चाहिए, यहाँ से हमको पावर चाहिए। तो p इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/2 दैट इज इक्वल्स टू पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस का 0.5 डायोप्टर। तो यहाँ से अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सीबीएसई ने क्वेश्चन 2011, 14, 15 और 17 में पूछा है। तो क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमसे बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। ऑप्शन ए, पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऑप्शन बी, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ऑप्शन सी, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। एंड ऑप्शन डी, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो यहाँ पे जरा आप लोग ऑप्शन सी को देखो, जो पर्सन आपका मायोपिया से सफ़र करता है उसको फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सीबीएसई ने 2011 और 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ए क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो क्लियर स्काई है ये ब्लू हमको किस वजह से दिखता है। तो ऑप्शन ए, ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन बी, यूवी रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन सी, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर मोर देन द light of all the other colors by the atmosphere. And option D, light of all other colors is scattered more than violet and blue color light by the atmosphere. तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी वॉयलेट और ब्लू लाइट होती है
ये सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग को शो करती है दूसरे कलर्स के अपेक्षा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा। सीबीएसई ने 2014-15 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। व्हेन लाइट रेज enters the eyes, most of the refraction occurs at ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन लेंस, ऑप्शन बी आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस एंड ऑप्शन डी प्यूपिल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब लाइट रे ह्यूमन आई के अंदर एंटर करती है तो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है। तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि 95% लाइट जो है हमारी ये आपके कॉर्निया से रिफ्रैक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है हमारी लाइट का ये आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। सीबीएसई ने बेटा 2012 और 2015 में पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन हैं और हमसे बोल रहा है कि जब हमारी वाइट लाइट जो है एयर में प्रोपोगेट करती है तो जो करेक्ट स्टेटमेंट हो इन चारों ऑप्शन में से हमको वो स्टेटमेंट बता दो। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, ऑप्शन बी में बोल रहा है ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ऑप्शन सी में बोल रहा है ऑल द कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल विद द सेम स्पीड, एंड ऑप्शन डी येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ रेड एंड द वॉयलेट लाइट। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा था कि जब हमारी वाइट लाइट जो है एयर में चलती है तो हमें इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारी लाइट जो है एयर में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइट में प्रेजेंट, आप लोगों को पता है कि लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। अब ये सातों कलर की स्पीड एयर में क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर रहा होगा, ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड। तो देखिए जितने भी कलर्स प्रेजेंट होते हैं वाइट लाइट में ये सभी के सभी आपके सेम स्पीड से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सीज ड्यू टू। तो सीबीएसई ने बेटा क्वेश्चन 2011 और 2015 में पूछा है। ऑप्शन ए द प्रेजेंस ऑफ अलगी एंड अदर प्लांट फाउंड इन वाटर, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई इन वाटर, ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे वाटर का ब्लू कलर होता है ये किसकी वजह से होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो वाटर का ब्लू कलर होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो देखिए हमारी जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग को शो करता है, इसी वजह से हमें जो वाटर है ये ब्लू कलर का दिखता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीबीएसई ने 2012, 15, 18 में पूछा है और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है। ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट है वो लास्ट बेंच में बैठा है और दूर के सारे ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली विजिबल हैं, लेकिन पास की जो टेक्स्ट बुक है वो उसको दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें बता दो कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो इसका मतलब क्या है, उसका जो नियर पॉइंट है, उसकी जो आई का नियर पॉइंट है वो रिसीड हो गया है, वो भाई पीछे चला गया है। तो ऑप्शन ए को आप लोग देखिए, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज रिसीडेड अवे, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा है और एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स, ऑप्शन ए आर रिलैक्स एंड द लेंस बिकम थिनर, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस बिकम थिकर, ऑप्शन सी आर रिलैक्स्ड एंड द लेंस बिकम थिकर, एंड ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस बिकम थिनर। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि हमारी सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, जब फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, जब हमारे आई की फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं रिलैक्स होती हैं और जो हमारा आई लेंस है, ये जो आई लेंस है ये थिन हो जाता है और इलोंगेटेड हो जाता है।
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सीबीएसई ने 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म गिवन है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये लाइट हमारी इंसिडेंट करेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप लोगों को यहाँ पे पता है कि ये लाइट एयर से ग्लास के अंदर चली और ग्लास से वापस एयर में चली गई। तो आपकी ये जो लाइट रे है ये कैसी लाइट रे है, ये इमर्जेंट लाइट रे है। और ये इमर्जेंट रे कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इमर्जेंट बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो हमसे क्या बोल रहा है कि हमको करेक्टली मार्क्ड एंगल बताने हैं। तो देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे बेटा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस भी नहीं होगा, तो ये दोनों गलत हो गए। और ये आपका क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो यहाँ पे आपके करेक्ट मार्क एंगल क्या हो गए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जरा आप लोग ऑप्शन को देखो, तो देखिए अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये तीनों आपके क्या हैं, करेक्टली मार्क एंगल्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज। सीबीएसई ने 2020 में पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पर्सन जो है वो कैटरैक्ट आई डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है, इसका रीज़न पूछ रहा है। ऑप्शन ए इलोंगेटेड आई बॉल, ऑप्शन बी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ऑप्शन सी वीकेंड सिलियरी मसल्स एंड ऑप्शन डी ओपेक आई लेंस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ओपेक आई लेंस। तो देखिए कैटरैक्ट के केस में क्या होता है कि जो आपका आई लेंस होता है इसके ऊपर क्या हो जाती है, एक क्लाउडी लेयर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई लेंस क्या हो जाता है, ये ओपैक हो जाता है। देखिए अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना बेटा, क्वेश्चन इसी तरीके का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए सीबीएसई ने 2006, 2008, 2011, 14, 17 और 19 में इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन डू वी कंसीडर ए पर्सन बी मायोपिक, लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, एक्सप्लेन यूजिंग ए रे डायग्राम हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ आई लेंस कैन बी करेक्टेड। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर्सन को हम लोग कब मायोपिक कंसीडर करेंगे, इसके डिफेक्ट बता दो कि आखिर किस वजह से होता है, रे डायग्राम बना के दिखा दो और इसको कैसे करेक्ट करेंगे ये बता दो। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपका जो पर्सन है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है देन वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो क्लियरली देख लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, अगर आपकी आई नॉर्मल होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे होती है। लेकिन मायोपिक पर्सन के केस में क्या होता है कि आपकी जो इमेज फॉर्म होती है ये बिफोर द रेटिना फॉर्म हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये रेटिना से पहले बन जाती है। अब हम लोग जो है इसके डिफेक्ट्स को देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या रीज़न होता है। तो फर्स्ट रीज़न क्या होता है, एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका आई लेंस होता है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। तो टू सी द फॉर ऑब्जेक्ट्स आई लेंस इलोंगेटेड एंड थिन। तो देखिए जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो आई लेंस होता है ये इलोंगेटेड हो जाता है और थिन हो जाता है। देखिए हम लोग जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो देखो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, बट ड्यू टू एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ आई लेंस। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, वो जो पर्सन है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि उसकी आई लेंस का कर्वेचर ज़्यादा है। यहाँ पे देखो आई लेंस का क्या है, कर्वेचर ज़्यादा है कि नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो आई लेंस है ये एक रेगुलर लेवल तक की क्या हो पा रहा है, एक सर्टेन लेवल तक की इलोंगेट नहीं हो पा रहा है। अब जब ये प्रॉपर लेवल तक की इलोंगेट नहीं हो पा रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पा रहा है। तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया। अब देखिए सेकंड रीज़न क्या होता है, दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आई बॉल है, जो आपकी आई बॉल है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो यहाँ पे दो रीज़न होते हैं,
सबसे पहला आपका एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ आई लेंस और दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखिए हम लोग जो है इसकी करेक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए आपका ये नॉर्मल विजन है, यहाँ पे आपकी इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है। मायोपिक पर्सन के केस में क्या हो रहा है, उस केस में इमेज आपकी रेटिना से पहले बन रही है। करेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को लाइट को यहाँ पे डाइवर्ज करना है। अगर हमारी लाइट जो है दूर पड़े तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, इमेज आपके रेटिना पे बन जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस को लगा देते हैं। तो देखिए लाइट रे यहाँ से आएगी तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। अब जब ये हमारे आई लेंस से पास करेगी तो यहाँ पे आपकी जो इमेज है ये रेटिना पे बन जाएगी जाके। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेक्ट ऑफ विजन से ही है। सीबीएसई ने 2011, 12, 13, 15 और 17 में पूछा है। देखिए वहाँ पे अभी हम लोगों ने मायोपिया देखा था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट आई डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, व्हाट आर इट्स पॉसिबल कॉजेस, इसके कॉजेस बता दो, रे डायग्राम बना करके दिखा दो और इसकी करेक्शन करके दिखा दो। किस तरीके से हम लोग जो है कौन सा लेंस यूज़ करके हम लोग इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि जो पर्सन होता है ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेता है लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन आपका हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा होता है, इस कंडीशन में जो आपकी इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बन जाती है जाकर के। तो यहाँ पे अब कॉजेस क्या हो सकती हैं इस डिफेक्ट की। तो सबसे पहली कॉज क्या होती है, शॉर्ट कर्वेचर ऑफ आई लेंस। यहाँ पे जो आपका आई लेंस होता है इसका जो कर्वेचर होता है ये बहुत छोटा हो जाता है। तो टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स आई लेंस बिकम थिक एंड शॉर्टर। तो देखिए हम लोग जब पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो आई लेंस है ये थिक हो जाता है और छोटा हो जाता है, बट ड्यू टू द शॉर्ट कर्वेचर ऑफ लेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन आपका हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो आई लेंस है इसका कर्वेचर क्या है, छोटा है। तो आफ्टर ए रेगुलर लेवल, एक रेगुलर लेवल के बाद क्या होता है कि जो आपका आई लेंस होता है ये शॉर्टर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पर्सन है वो पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। अब सेकेंड यहाँ पे रीज़न क्या होगा आपका, जेनेटिक डिसऑर्डर, कि आपका जो आई बॉल का साइज़ है ये छोटा हो जाता है। तो देखिए अगर आपका आई बॉल का साइज़ छोटा होगा तो इस कंडीशन में आपकी जो इमेज है ये बिहाइंड द रेटिना बनती है जा करके। तो ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। अब देखिए किस तरीके से हम लोग जो है इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी करेक्शन के लिए हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं तो हमारी जो इमेज है ये रेटिना पे फॉर्म होती है जा करके। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन के लिए वी यूज़ कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल ऑफ द आई। बी पार्ट में बोल रहा है कि हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंजेस एज पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई। सीबीएसई ने 2012, 14, 15 और 16 में पूछा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि आइरिस और पिपल का फंक्शन बता दो। तो देखिए आइरिस का फंक्शन क्या होता है कि इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। तो देखिए क्या करता है, ये हमारे आँखों के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। अब ये किसकी हेल्प से करता है, तो ये जो है आपके प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके क्या करता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्राइट लाइट होती है, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका प्यूपिल है ये क्या कर जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो बहुत कम लाइट जो है आपके आई के अंदर एंटर कर पाती है और हमको दिख जाता है बड़े आसानी से। अब नेक्स्ट केस आपका यहाँ पे क्या होता है कि जब डिम लाइट होती है, तो देखिए डिम लाइट के कंडीशन में क्या होगा, हम लोगों को ज़्यादा लाइट चाहिए होगी। तो इस कंडीशन में आपका पिपल क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में आपकी क्या करती है, लाइट आपके आंखों के अंदर एंटर करती है, जिससे हम लोग क्या करें,
हम लोग अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं उनको देख पाएँ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, साथ ही साथ पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो देखिए, हमारे आई लेंस की क्या होती है बेटा, एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से क्या करता है, वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख लेता है और पास के भी ऑब्जेक्ट्स को देख लेता है। अब ये किस तरीके से देखता है, तो ये जो है अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है। और इस प्रॉपर्टी को या इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट केस में क्या होगा कि जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं रिलैक्स होती हैं। अब जब सिलियरी मसल्स आपकी रिलैक्स होंगी तो आपका जो लेंस है ये थिन हो जाता है और इलोंगेटेड हो जाता है और फोकल लेंथ हमारे लेंस की क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को बड़े आसानी से देख लेते हैं। अब सेकेंड केस में क्या होगा, जब हम लोगों को नियर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो जब हम लोग नियर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। आई लेंस हमारा क्या हो जाता है, ये थिक हो जाता है और शॉर्टर हो जाता है और फोकल लेंथ आपकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो देखिए, जब आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज करती है तो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जब आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज करती है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नियर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो फोकल लेंथ का साइज है इंक्रीज करता रहता है और डिक्रीज करता रहता है और ये हमारा जो है आई लेंस इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए, फैक्टर्स ऑन विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स। तो देखिए, 2012 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो ये जो है आपका वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है लाइट के, और साथ ही साथ जो आपके पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स की वजह से हमारी लाइट स्कैटर कर रही है, ठीक है, उन पार्टिकल्स के साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कंडीशन रिजल्टिंग ड्यू टू द आई लेंस बिकम क्लाउडी। तो देखिए, हमें एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें हमारा आई लेंस क्लाउडी हो जाए। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज कैटरैक्ट, तो हमारा डिफेक्ट होता है। तो 2012, 13 और 15 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज प्यूपिल। अब यहाँ से आप लोग देखो कि हमारा क्या है, आई लेंस है, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका आइरिस है, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है बेटा, इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल इज ए स्मॉल सर्कुलर ट्रांसपेरेंट अपर्चर हुज साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट बता दो नॉर्मल एडल्ट पर्सन का। तो 2011, 12, 15 और 16 में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। सीबीएसई ने 2011, 14, 17 और 19 में पूछा है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और व्हाट इज रेनबो, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो देखिए, एक्चुअल में आपका रेनबो क्या होता है बेटा, रेनबो जो है आपका एक 7 कलर का आर्च होता है कि नहीं होता है, एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये कब फॉर्म होता है आपका, ये हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, इन कंडीशंस के बिना जो है हम लोग रेनबो को नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होती है कि सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग एट द सेम टाइम। तो देखिए, पहली कंडीशन ये होती है कि सन हमारा जो है साइन कर रहा हो और रेन भी हो रही हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टूवर्ड्स द सन। देखिए, जो आपका ऑब्जर्वर है इसकी बैक जो है ये सन की तरफ होनी चाहिए, तभी जाकर के हम लोग जो है रेनबो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अब ये प्रोसेस क्या हो रही है, आप लोग इस प्रोसेस को भी समझो। तो देखिए, द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट्स लाइक ए ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं बेटा, ये ग्लास प्रिज्म की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। और यहाँ से क्या होता है बेटा,
यहाँ से आपकी एक्चुअल में लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। अब जैसे ही डिस्पर्जन होता है बेटा, तो आपकी जो वाइट लाइट है ये 7 कलर्स में क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको रेनबो देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। तो यहाँ पे हमको जो आर्च मिल रहा है 7 कलर्स का, ये जो आपका आर्च हमको 7 कलर्स का मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई, हाउ वी आर एबल टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन सीबीएसई ने 2015, 17 और 19 बोर्ड एग्जाम में पूछा है और आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है बेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन आई का। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को देखें, तो ये जो आपकी एक स्फेरिकल बॉल आपको दिख रही है, ये जो आपको स्फेरिकल बॉल दिख रही है, दैट इज कॉल्ड आई बॉल। तो देखिए आई बॉल आपकी क्या है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप और इसका जो डायमीटर होता है ये 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है अप्रॉक्स में। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जो हमारी ह्यूमन आई होती है इसके पास 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सेल्यूरा। ये सेल्यूरा आगे चल के क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आपको आउटर मोस्ट बल्क पार्ट, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। अब इट एक्ट एज ए विंडो ऑफ आई एंड लाइट इंटर्स थ्रू इट। अब ये जो आपका पार्ट होता है आई का, ये एक विंडो की तरीके से एक्ट करता है और इसी की हेल्प से क्या होता है, हमारी जो लाइट है हमारे आई के अंदर एंटर करती है। ठीक, अब देखो कॉर्निया के पीछे जो है कुछ शीट्स ऑफ मसल्स पाई जाती हैं। अब ये जो शीट्स ऑफ मसल्स होती हैं आपकी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, एक होल होता है, इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे आंखों के अंदर लाइट एंटर करती है। ठीक है, तो अब आइरिस का फंक्शन क्या होता है बेटा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल। तो प्यूपिल के साइज को ये क्या करता है, एडजस्ट करता है। देखिए अब अगर हमारी लाइट जो होती है डिम होती है, तो ये प्यूपिल आपका क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर एंटर कर सके। और जब हमारी लाइट जो है बहुत ब्राइट होती है, बहुत हाई होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है और कम से कम हमारे आंखों के अंदर लाइट एंटर करती है, जिससे कि हम लोग जो है आसानी से ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आइरिस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे आपका एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इसको क्या बोला जाता है, एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। आई लेंस और रेटिना के बीच में, अब देखिए आई लेंस आपका ये है और रेटिना के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। इसको क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। तो अब हम लोग आई लेंस को देख लेते हैं। तो बिहाइंड प्यूपिल, अब देखिए प्यूपिल के पीछे क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द आई लेंस। ये आई लेंस कहलाता है। अब ये आई लेंस जो होता है बेटा आपका फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से मिलके बनता है और इसको सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये आपका आई लेंस होता है और इसको सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं। अब सिलियरी मसल्स क्या होती हैं बेटा, तो ये क्या करती हैं, आई लेंस को होल्ड करती हैं और फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। रेटिना क्या होता है बेटा आपका, देखिए रेटिना की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन आई में 3 लेयर पाई जाती हैं। तो इसमें जो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, 3rd लेयर, वहाँ पे हमारा रेटिना पाया जाता है और इमेज हमारी रेटिना के ऊपर बनती है। अब देखो इस रेटिना के पास क्या होते हैं बेटा, सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, अब ये सेंसरी सेल्स आपके 2 टाइप के होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स का काम क्या होता है कि ये आपकी इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो कोन सेल्स होते हैं ये कलर के ऊपर, जो लाइट आपकी किस कलर की आ रही है उस कलर के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बेटा, तो देखिए लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन रेटिना। तो देखिए हमारे रेटिना के ऊपर एक लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट होता है, दैट स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। अब देखो हम लोग जो है ह्यूमन आई की वर्किंग को देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है,
ठीक, और ह्यूमन आई उसको देखने की कोशिश कर रही है। तो देखिए एक लाइट रे जो है, क्योंकि हमारा क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर रहा होगा, तो एक लाइट रे को हम लोग जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो डायरेक्ट चली जाएगी विदाउट रिफ्लेक्शन के। दूसरी लाइट रे को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है इमेज बनती है रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका जो नेचर होता है ये छोटे साइज की बनती है। ठीक, तो यही सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है बेटा कि लाइट जो है आपकी कॉर्निया से एंटर करती है, ठीक, और प्यूपिल की हेल्प से ये हमारे आई लेंस के ऊपर फॉल करती है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस द आई लेंस फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड साइज इमेज। अब क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो ये क्या कर रही है, ये एक रियल इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन कर रही है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट से इसका साइज छोटा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखिए कि रेटिना हैज लार्ज नंबर ऑफ कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। दीज सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और नर्व इम्पल्स सेंड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि ह्यूमन आई में क्या होता है, आपका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इधर से आपकी ऑप्टिक नर्व होती हैं। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं बेटा, सिग्नल्स को कैरी करते हैं। तो जो भी इमेज फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर, ये आपकी जो है ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड आवर माइंड इंटरप्रेट्स द इमेज। अब देखिए ब्रेन क्या करता है बेटा, ब्रेन जो है आपके इमेज को प्रोसेस करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसको प्रोसेस करता है और हम जो है उस इमेज को देख पाते हैं। अब देखिए लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा था कि किस तरीके से हम लोग जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि फार ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, आई लेंस हमारा क्या हो जाता है बेटा, थिन और इलोंगेटेड हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जब हम लोग नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इस कंडीशन में सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, आपकी टेंस कंडीशन में होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो आई लेंस होता है ये थिक हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है और फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो देखिए इस तरीके से जो आई लेंस है ये क्या करता है, पास के ऑब्जेक्ट्स को देख लेता है और दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 2010, 11, 13, 14, 17 और 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, हमको बता दो। ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म में किस तरीके से डिस्पर्जन होता है हमको ये बता दो। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन का कॉज क्या है हमको ये बता दो। तो देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, तो देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। तो देखिए हमारी जो व्हाइट लाइट होती है ये जब आपके प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है तो ये अपने 7 कलर्स में क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए आपका ये प्रिज्म है और ये हमारी क्या है, ये हमारी वाइट लाइट है। तो देखिए जब हमारी लाइट जो है ये प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो ये क्या करती है, अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर जाती है और ये विबग्योर की फॉर्मेशन करती है। तो देखिए जो 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स को जब हम लोग स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करते हैं, जब हम लोग इनको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, डायग्राम हो गया। अब हम लोग जो है कॉज देख लेते हैं कि आखिर डिस्पर्जन किस वजह से हो रहा है। तो लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स एंड ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो लाइट है ये आपके 7 कलर से मिलकर के बनी है। अब हर एक कलर की डिफरेंट वेवलेंथ है और उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। अब देखो ये सारे कलर्स जो हैं, ऑल दीज कलर्स इन एयर ट्रेवल्स एट ए सेम स्पीड। अब देखिए एयर में क्या होता है, ये सारे कलर्स जो हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं। लेकिन जैसे ही ये वाइट लाइट आपकी किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट कलर से हमारी वाइट लाइट मिलकर के बनी है तो हर एक कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होगी और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये क्या करती है, आपकी स्प्लिट कर जाती है और डिफरेंट एंगल्स पे क्या करती है, बेंड करती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी रेड लाइट होती है लीस्ट बेंड करती है
और वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, विबग्योर मिलता है। तो देखिए जो आपका रेड लाइट होता है ये सबसे कम बेंड करता है और वॉयलेट लाइट क्या करती है, सबसे ज़्यादा बेंड करती है, क्योंकि जो आपकी वॉयलेट लाइट होती है इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज प्रिज्म, ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए क्वेश्चन बेटा सीबीएसई ने 2011, 13, 14, 16 और 19 में पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रिज्म क्या होता है हमको ये बता दो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें जो है प्रिज्म के थ्रू जो है रिफ्रैक्शन करके दिखा दो, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये बता दो। तो देखिए ग्लास प्रिज्म क्या है, आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बेटा, इसके पास 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं और 3 रेक्टेंगुलर बेसेस होते हैं। अब देखिए एंगल बिटवीन 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखिए आपकी जो 2 लेटरल फेसेस होती हैं इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो आपका ये प्रिज्म है बेटा। अब ये देखिए लाइट जो है हमारी PQ हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट रे है। अब ये लाइट रे जो है आपकी जैसे ही एयर से ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी, तो देखिए आपकी क्या है, रेयरर मीडियम है और ग्लास आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, तो ये लाइट क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अब अगेन देखो, अब हमारी लाइट रे ग्लास से क्या करेगी, एयर में ट्रेवल करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, एयर हमारी क्या है, रेयरर मीडियम, तो लाइट रे हमारी क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो देखो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्योंकि देखिए यहाँ हमारी लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर गई और ग्लास से वापस एयर में आ गई, तो ये आपकी कौन सी रे बन गई, ये आपकी इमर्जेंट रे बन गई। अब इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो अगर हम लोग जो है इमर्जेंट लाइट रे को एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, तो देखिए ये इमर्जेंट लाइट रे को हम लोगों ने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और देखिए ये हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। ये इंसिडेंट लाइट रे अगर आपकी प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे जाती कि नहीं जाती ऐसे। तो देखो जहाँ पे आपकी इमर्जेंट रे, जो एक्सटेंडेड इमर्जेंट रे है और जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये जहाँ पे कट करती है वहाँ पे हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो व्हेनेवर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू ए प्रिज्म, द इमर्जेंट रे बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आप लोग जो है इस डेफिनेशन को वहाँ पर लिख के चले आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये सीबीएसई ने बेटा 11, 12, 14, 16, 19 में पूछा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग, ये 16, 18 और 19 में पूछा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को भी सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है बता दो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, और आखिर सन जो है मॉर्निंग में हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। तो देखिए जब हमारी लाइट जो है ये एटमॉस्फेयर की वजह से, जो हमारा अर्थ है इसके चारों तरफ क्या होता है बेटा, इसके चारों तरफ क्या होता है, इसका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। अब जब हमारी लाइट जो है सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन होता है। इस रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कूल एयर होती है ये डेंसर मीडियम के तरीके से बिहेव करती है, और जो हॉट एयर होती है ये आपके रेयरर मीडियम की तरीके से बिहेव करती है। अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि स्टार्स हमारे ट्विंकल क्यों करते हैं। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो स्टार्स होते हैं इनके पास खुद की लाइट होती है। तो देखिए जब हमारी स्टार से लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन करती है। अब यहाँ पे अर्थ में क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, ये क्या देख रहा है, ये स्टार को देखने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये लाइट जो है ये जो लाइट स्टार से आ रही है, अगर ये ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट पे होगी
मतलब अगर ऑब्जर्वर के बिल्कुल सीधे होगी तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस स्टार को देख लेगा। लेकिन देखो हर बार क्या होता है कि जो लाइट स्टार से आती है ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन करने के बाद ये ऑब्जर्वर के लाइन ऑफ साइट पे स्ट्रेट नहीं आती है। तो देखिए जब ऑब्जर्वर के सामने नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है, ये तो सीधे ही देख सकता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको स्टार डिमर दिखेगा या उसको स्टार नहीं दिखेगा। तो एक बार क्या हो रहा है, उसको स्टार ब्राइटर दिख रहा है और दूसरी बार उसको स्टार दिख ही नहीं रहा है। तो एक बार दिख रहा है, एक बार नहीं दिख रहा है। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को, अब ये फिनोमेना बार बार रिपीट होगा तो इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोला जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग। तो देखिए ये जो आपका फिनोमेना है इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे जो सन होता है इसके अर्थ के साथ मैक्सिमम दूरी होती है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। और आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि जो स्कैटरिंग होती है वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर्स की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, तो जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर्स हैं ये तो यहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा रेड कलर होता है ये सबसे लीस्ट स्कैटर करता है और इसी वजह से ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम हमको सन जो है ये रेड कलर का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 सीबीएसई ने 2017, 19 और 20 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट डाउन द कंडीशंस फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्क्राइब टिंडल इफेक्ट एंड गिव एग्जांपल। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसको क्या कर देते हैं, री एमिट कर देते हैं ऑल द डायरेक्शन में। तो इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। अब यहाँ पे बेटा कंडीशंस क्या होती हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो देखिए जो आपका यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग होगी। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो वॉयलेट और इंडिगो और ब्लू कलर होते हैं इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इनमें जो स्कैटरिंग होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। तो पहली कंडीशन ये हो गई आपकी। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो साइज ऑफ स्कैटर होता है, भाई जिन पार्टिकल्स की वजह से आपकी स्कैटरिंग हो रही है, जो आपके एटम्स हैं, इनका जो साइज होना चाहिए, इनका साइज आपकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ से कम होना चाहिए। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि जो साइज ऑफ स्कैटरर है इज मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ है उससे कम होना चाहिए, तभी जा कर के जो है आपकी स्कैटरिंग हो पाएगी। आप लोगों ने देखा होगा क्लाउड के केस में, जो आप लोगों को क्लाउड वाइट कलर के ही दिखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है लाइट की वेवलेंथ से, तो इस वजह से क्लाउड वाइट कलर के ही दिखते हैं। अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वन अकर्स विद द हेल्प ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन पार्टिकल्स, देन इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो देखिए जब हमारी लाइट रे जो है कोलाइडल सोल्यूशन पार्टिकल्स की वजह से, जो हमारी कोलाइडल सोल्यूशंस होती हैं इनकी वजह से जब हमारी लाइट स्कैटर करती है तो इस फिनोमेना को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल आपका क्या आ जाएगा, मिल्क की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट को शो कर सकते हैं। और जो आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं ये भी क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इफ ही यूजेस कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो बेटा अगर वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहा है तो वो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है। अब इसकी करेक्टनेस के लिए वो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेगा, भाई हम लोगों को पता ही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द पावर ऑफ लेंस इज 0.5 डायोप्टर। देखिए पावर कितनी दे रखी गई है, प्लस का 0.5 डायोप्टर दे रखी गई है। तो हमसे बोल रहा है फोकल लेंथ बता दो, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/फोकल लेंथ इन मीटर।
तो देखिए फोकल लेंथ इन मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 अपॉन पावर इन डायोप्टर, तो 1 अपॉन 0.5, तो पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो फोकल लेंथ इन मीटर कितनी आ जाएगी आपकी, 2 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन इन ईच केसेस एंड सजेस्ट इट्स करेक्टिव मेजर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को डिफेक्ट ऑफ विजन बताना है सारे केसेस में, और फिर हमको जो है उसकी करेक्शन बतानी है कि किस तरीके से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है द आई लेंस हैज़ बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। तो सिंपल सी बात है बेटा, पर्सन जो है आपका कैटरैक्ट से सफ़र कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल मेथड यूज़ करेंगे। सेकेंड पार्ट में आई लेंस हैज़ एक्सेसिव कर्वेचर, अगर एक्स्ट्रा कर्वेचर होगा तो वो पर्सन आपका मायोपिया से सफ़र कर रहा होगा। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए हम लोग जो है थर्ड पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई लेंस हैज़ लार्ज फोकल लेंथ। तो देखिए जो आपका पर्सन है, जब आपका पर्सन मायोपिया से सफ़र करता है बेटा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डिफेक्ट कौन सा रहा होगा, मायोपिया रहा होगा, और इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेगा, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेगा एज इट इज़। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि सिलेरी मसल्स हैव वीकेंड। तो देखो अक्सर जो ओल्ड पीपल्स होते हैं बेटा, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको प्रेस बायोपिया हो जाता है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई फोकल लेंस का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे कॉनकेव लेंस भी यूज़ किया जाता है प्लस कॉन्वेक्स लेंस भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए ग्लास स्लैब एंड ए ग्लास प्रिज्म, व्हाट हैपेंस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड ए वाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड ए ग्लास प्रिज्म। तो देखिए सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में अंतर बताओ। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट के पास बेटा सिर्फ एक कलर होता है, जब ये आपके ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म से पास करेगी। और सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है कि जब हमारी वाइट लाइट जो है ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म से पास करेगी तब क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसके आंसर को देखो तो ग्लास स्लैब आपका क्या है बेटा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है और इसके पास आपके दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती हैं बेटा ये रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ग्लास प्रिज्म की बात करें तो ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं और 3 रेक्टेंगुलर बेसेस होते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, जब हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट ग्लास स्लैब में पास करेगी तो सिंपल सी बात है बेटा, ये लाइट रे हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो आपकी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब प्रिज्म के केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। अब देखिए लाइट रे आपकी क्या करेगी, ये भाई एयर से ग्लास के अंदर जा रही है तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो एंगल आई, ये आपका एंगल आर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ई हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए जब हम लोग जो है वाइट लाइट को ग्लास स्लैब से पास कराएंगे तो अगेन हमको सेम फिनोमेना दिखेगा कि जो हमारी इमर्जेंट रे है ये इंसिडेंट रे से पैरेलल हो जाएगी। लेकिन जब ये वाइट लाइट जो है बेटा आपके प्रिज्म से पास करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन ये लाइट क्या करेगी, अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमको विबग्योर देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि बेटा जब वाइट लाइट आपकी जो है प्रिज्म से पास करती है तो ये आपके रिफ्रैक्शन को भी शो करती है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट को भी शो करती है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड के लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है PDF की नोट्स जो है
आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है उन सभी क्वेश्चंस को जा कर के देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।